सोचिए, एक कहानी जो शुरू होती है भारत के एक छोटे से शांत गांव के मंदिर से और पहुंच जाती है सीधे न्यूयॉर्क की हाई प्रोफाइल आर्ट गैलरीज तक। ये कहानी है इतिहास की सबसे बड़ी मंदिर डकैतियों में से एक की और उस एक आदमी की जो इस सब के पीछे था। तो चलिए चलते हैं 19 जून 2005 में। जगह है तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव। यहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जब तक अगली सुबह नहीं हुई। जरा सोचिए उस पुजारी के बारे में जो हर रोज की तरह पूजा करने मंदिर पहुंचा और उसने क्या देखा? दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और मंदिर का दिल, मतलब उसकी आत्मा ही गायब थी। सिर्फ मूर्तियां नहीं थी वो तो इस गांव की आस्था थी, सदियों की विरासत थी जो रातों रात चोरी हो गई थी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, खोजी कुत्ते, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स, सबको बुलाया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। चोरों ने पीछे कोई निशान ही नहीं छोड़ा था। ऐसा लगा मानो वो पवित्र मूर्तियां बस हवा में ही कहीं गायब हो गईं। लेकिन वो मूर्तियां हवा में गायब नहीं हुई थीं। अरे, उनका सफर तो अब शुरू हुआ था। वो हजारों मील दूर एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच चुकी थीं। चमक दमक और करोड़ों के दाम वाली दुनिया। एक ऐसी जगह जहां उनकी कीमत और पहचान दोनों ही हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। और ये देखिए कितना शॉकिंग है ये। जो मूर्ति तमिलनाडु के एक छोटे से मंदिर में पूजी जा रही थी, वो अब न्यूयॉर्क की एक आलीशान गैलरी में 35 करोड़ रुपए के प्राइस टैग के साथ बिकने के लिए रखी थी। आस्था एक महंगी कलाकृति बन चुकी थी। और इस पूरे खेल के पीछे था ये आदमी, सुभाष कपूर। दुनिया के लिए एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, जाना माना आर्ट डीलर। लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा मास्टरमाइंड जो मंदिरों से देवताओं को चुराकर उन्हें सिर्फ एक बिकाऊ सामान बना देता था। देखिए, कपूर का ये स्मगलिंग एम्पायर रातों रात नहीं बना। 1974 में वो अमेरिका गया और वहां उसने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। न्यूयॉर्क की हाई सोसाइटी में अपनी जगह बनाई, बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां की और देखते ही देखते वो एंशिएंट आर्ट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन गया, खासकर उन बेशकीमती चोल कांस्य मूर्तियों के लिए जो अपनी बेहतरीन कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। कपूर का तरीका कमाल का शातिर था। स्टेप 1, भारत में लोकल चोरों से मूर्तियां चोरी करवाना। स्टेप 2, उनके लिए नकली कागजात तैयार करना ताकि सब कुछ लीगल लगे। और सबसे चालाकी भरा कदम, अपनी साख बनाने के लिए वो कुछ आर्ट पीसेस बड़े बड़े म्यूजियम्स को दान कर देता था ताकि किसी को उसकी असलियत पर जरा सा भी शक ना हो। लेकिन कपूर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 3 अलग अलग जगहों पर 3 बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स उसके इस पूरे एम्पायर को गिराने की तैयारी में लगे थे। सबसे पहले थे डीएसपी सेल्वराज और उनकी आइडल विंग। ये तमिलनाडु पुलिस की एक छोटी सी टीम थी जिनके पास ना तो ज्यादा लोग थे ना ही ज्यादा रिसोर्सेस। सच कहूं तो इस विंग को एक पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था, लेकिन डीएसपी सेल्वराज ने हार नहीं मानी। दूसरे थे इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के डिजिटल जासूस। ये एस विजय कुमार की लीडरशिप में कुछ पैशनेट वॉलंटियर्स थे जो इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके चोरी हुई मूर्तियों को ऑनलाइन ट्रैक कर रहे थे और पूरी दुनिया को बता रहे थे कि भारत की विरासत को कैसे लूटा जा रहा है। और तीसरा प्लेयर था अमेरिका में एक होमलैंड सिक्योरिटी एजेंट जिसे इंडी के नाम से जाना जाता था। उसका काम ही था इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग को रोकना और बहुत जल्द सुभाष कपूर उसका सबसे बड़ा टारगेट बनने वाला था। तो इन तीनों ने अपना अपना काम अलग अलग शुरू किया, लेकिन बहुत जल्द इनके रास्ते एक दूसरे से टकराने वाले थे और सुभाष कपूर के चारों तरफ शिकंजा कसने लगा था। और फिर एक के बाद एक सुराग मिलने लगे। भारत में सेल्वराज की टीम ने कपूर के सबसे खास आदमी संजीवन अशोकन को धर दबोचा। उधर इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के डिजिटल जासूसों ने एक बड़ा पैटर्न पकड़ा। कपूर मूर्तियों के रिकॉर्ड में गांव का नाम जानबूझकर गलत लिखता था और हजारों मील दूर अमेरिका में एजेंट इंडी ने कपूर का $20 मिलियन का एक पूरा का पूरा कंटेनर जब्त कर लिया जो चोरी की कलाकृतियों से लबालब भरा था। और फिर कहानी में आया सबसे ड्रामेटिक ट्विस्ट, एक ऐसी जगह से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेस ने बदला लेने के लिए एक म्यूजियम के पब्लिक ब्लॉग पर एक छोटा सा कमेंट छोड़ दिया, लेकिन इस कमेंट में उसने सीधे सीधे सुभाष कपूर का नाम ले लिया। ये एक छोटी सी चिंगारी थी, पर इंडी जैसे इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा धमाका था। ग्रेस सिर्फ कमेंट करके नहीं रुकी, उसने कपूर के ट्रैवल प्लान्स भी पुलिस को दे दिए। बस फिर क्या था,
इंटरपोल को अलर्ट किया गया और 30 अक्टूबर 2011 को सुभाष कपूर को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार 2012 में उसे भारत लाया गया। भारत की पुलिस के सामने कपूर का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उसने अपने पूरे एम्पायर का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उसने सब बताया, कैसे संजीवन अशोकन भारत में चोरियां करता था, कैसे नकली कागजात बनते थे और कैसे ऑस्ट्रेलिया से लेकर सिंगापुर तक दुनिया के सबसे बड़े बड़े म्यूजियम्स को भी उसने धोखे से चोरी का माल बेच दिया था। कपूर की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी जीत थी, नो डाउट, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। उन हजारों चोरी हो चुकी कलाकृतियों को वापस उनके घर भारत लाने की लड़ाई। और इसी के लिए अमेरिका और भारत ने मिलकर लॉन्च किया ऑपरेशन हिडन आइडल, जिसका सिर्फ एक मकसद था, कपूर के नेटवर्क द्वारा चुराई गई हर एक चीज को ढूंढ निकालना और उसे वापस भारत लाना। इस ऑपरेशन की कामयाबी का अंदाजा बस एक नंबर से लगाया जा सकता है, $100 मिलियन से भी ज्यादा। जी हां, ये उन बरामद की गई कलाकृतियों की अनुमानित कीमत थी। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये हमारी खोई हुई विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। कुल मिलाकर 2500 से भी ज्यादा बेशकीमती मूर्तियां और कलाकृतियां जब्त की गई। जरा सोचिए, 2500 से ज्यादा देवता, कलाकृतियां और इतिहास के टुकड़े जो वापस अपने घर लौट रहे थे। ये कल्चरल हेरिटेज को बचाने की दिशा में एक हिस्टोरिक कदम था। पर यह वापसी इतनी आसान भी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी में मिली मशहूर नटराज की मूर्ति का ही केस ले लीजिए। म्यूजियम ने तो पहले चोरी की बात मानने से ही साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट की टीम ने पुरानी तस्वीरें दिखाईं और भारत के 1972 के कड़े कानून का हवाला दिया, तो फिर उनके पास मूर्ति लौटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। और फिर वो दिन आखिरकार आ ही गया, 4 सितंबर 2014, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को वो मूर्ति सौंपी। और जब वो नटराज की मूर्ति वापस अपने गांव पहुंची ना, तो पूरे गांव ने मिलकर ऐसा जश्न मनाया जैसे कोई त्योहार हो। ये सिर्फ एक मूर्ति की वापसी नहीं थी, ये तो उस पूरे समुदाय की आत्मा की वापसी थी। सुभाष कपूर आज जेल में है, नटराज जैसी कई मूर्तियां अपने घर लौट आई हैं, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छुड़ जाती है कि हर उस एक खजाने के लिए जो वापस आता है, न जाने ऐसे कितने और हैं जो आज भी दुनिया के किसी कोने में अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं।